नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। प्रधानमंत्री की मन की बात मासिक कार्यक्रम का 120वां एपिसोड आज रांची में भी सुना गया। रांची के विधायक सीपी सिंह सह भाजपा के वरिष्ठ नेता ने भी अपने आवास पर पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री के मासिक कार्यक्रम मन की बात सुनी। उसके बाद उन्होंने कहा कि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री देश एवं विदेशों की चीजों की चर्चा करते हैं और हमें जानकारी देते हैं। हर व्यक्ति को प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुनना चाहिए और प्रधानमंत्री द्वारा बताए गए बातों को लेकर अपने जीवन में उतारने की कोशिश करनी चाहिए। प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम मन की बात निश्चित रूप से प्रेरणादायक है। मुझे बहुत प्रभावित किया साथियों। अब मैं आपको एक ऑडियो सुनाऊंगा के बारे में उन्होंने बताया, क्योंकि मैं पलामू जिले का रहने वाला हूँ और मैंने देखा है कि हमारे यहाँ महुआ के पेड़ से कैसे इसका जो फल निकलता है इसका उपयोग कई चीज़ों में किया जाता है और ख़ासकर उस जमाने में गरीब लोग उसको भोजन के रूप में भी प्रयोग करते थे। और साथ ही उसका जो फल होता है उस फल को डोरी बोलते हैं पलामू में, और डोरी का तेल बनता है। उस तेल में अपने पकवान बनाने का भी काम करते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री देशी ने विदेशों में भी जिन चीज़ों की चर्चा करते हैं, देखते हैं, उसको बताने का काम करते हैं। उन्होंने कैसे बताया कि जो पुराने कपड़े हो जाते हैं, कट जाते हैं, फट जाते हैं, उसको भी कैसे रिसाइकिल किया जाता है। तो मैं ये कहूँगा कि हर व्यक्ति को मन की बात सुननी चाहिए और वहाँ जो बताया जाता है उसको लेकर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। वहीं प्रकृति उपासक आदिवासियों का बेहद ही खास और महत्वपूर्ण पर्व सरहुल के अवसर पर राजधानी रांची से निकाले जाने वाले ऐतिहासिक शोभा यात्रा का आयोजन आगामी 1 अप्रैल को है। इसके बावजूद सिरमटोली रैप विवाद का स्वर अब तक आदिवासी समुदायों के द्वारा थमा नहीं है। हजारों की संख्या में आदिवासी समुदाय के द्वारा सिरमटोली सरना स्थल से रैंप हटाने के विषय को लेकर सिरमटोली स्थित सरना स्थल के समीप जुटान देखा जा रहा है और आदिवासी समुदाय के द्वारा किसी भी कीमत पर सरना स्थल के समीप से रैंप को हटाए जाने को लेकर लगातार विरोध किए जाने की बात कही जा रही है। परंतु झारखंड सरकार के द्वारा अब तक इस पर किसी प्रकार का कोई स्थायी संज्ञान नहीं लिए जाने की बात कही जा रही है। जानकारी हो कि राजधानी रांची का ये सिरमटोली स्थित सरना स्थल बहुत ही पुराने समय से झारखंड के आदिवासियों के धार्मिक आस्था का केंद्र बिंदु माना जाता आ रहा है और सरहुल महोत्सव शोभा यात्रा के दौरान राजधानी रांची और आसपास के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्र से निकलने जाने वाले लगभग सभी सरहुल शोभा यात्रा का समापन इसी धार्मिक सरना स्थल के पास पहुंचकर विधिवत पूजा अर्चना कर संपन्न किया जाता है। जैसे डीपीआर को चेंज करके ये उतारा गया तो क्या इसको चेंज करना क्या मुश्किल है। हमारी आस्था, हमारी भावनाओं के सामने क्या किसी कंपनी का करोड़ों पैसा ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आदिवासी की ज़मीन में आदिवासी की भावना ज़्यादा ज़रूरी है। ओरिजिनली कनेक्टिंग फ्लाईओवर का जो प्रारूप बना था सिरमटोली से आगे, मतलब आपका कांटाटोली से योगदा सत्संग, ये सिरमटोली चौक, सिरम स्थलना होके पटेल चौक क्रॉस करते हुए आपका मेकॉन होते हुए उतरना था।
ये था। रैंप उतारने का कहीं नहीं था, क्योंकि 2022 में जिस दिन यहाँ पर सरना भवन का शिलान्यास होने वाला था, तो मैं इस सूचना में यहाँ पर पहुँची थी कि कोई पिलर स्पैन जो है इस गेट के सामने उतरा। टेक्निकल टीम के जो हेड इंजीनियर इन चीफ यहाँ पर बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि स्वरूप शोभा यात्रा की हमें पूरी जानकारी है, डिज़ाइन ऐसा किया गया है कि किसी को कोई भी कठिनाई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मगर हम क्या देख रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा एक रैंप उतार दिया गया यहाँ पर। तो हम ये क्या समझे कि 2022 में जब इस स्वरूप शोभा यात्रा को देश में 5वां स्थान सर्वे में मिलता है, तभी से घंटी बजी उन लोगों के कान में कि जिस आदिवासी का हम समूल नष्ट करने की तैयारी कर रहे हैं, हमने कर दिया, इनकी पहचान को मिटा दिया, ये अपनी परंपरा की भव्यता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। रूट को लेकर जो है न्यूज़पेपर में जो है हम लोग आज दे देंगे कि किस रूट को जो है आम जनता के लिए थोड़ी असुविधा ना हो, उसके लिए किस रूट को वो प्रेफर करें। बाकी सब रूट चालू रहेगा। संदेश है कि वो बिल्कुल हर्षोल्लास से ईद और सरहुल मनाएं और उसके बाद रामनवमी मनाएं। रांची पुलिस और रांची जिला प्रशासन आपके लिए हर जगह मुस्तैद है। पर जय झारखंड, एक जंगली आदिवासी की दहाड़ है ये, और अनुच्छेद 25-26 के अंतर्गत हम आदिवासी और यहाँ का धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। लेकिन इन हमारे अगुआ सरकार ने जिस प्रकार जुडको कंपनी को अब कनेक्टिंग फ्लाई देने का टेंडर दिया था, तो वो सिरम टोली पार करने का प्लान था, लेकिन इलेक्शन में उनको इतना खजाना, कुबेर का खजाना एलटी कंपनी ने दे दिया, तो कहीं ना कहीं हमारा धार्मिक जमीन को भी बेचने का काम करके लंबाई उसमें कनेक्टिंग फ्लाईओवर में एक लंबाई को कटौती करके कहीं ना कहीं ये लोग जेब गरम करने का काम किया है। और जो इलेक्शन में जो हमारी मैया योजना और बाबुओं को खस्सी और दारू भात देकर वोट मैया करके दिलाया है, कहीं ना कहीं हमारा धार्मिक जमीन को बेच के करोड़ों अरबों एलटी कंपनी टेंडर देने के एवज में मिला है। क्योंकि जुडको कंपनी को पहले दिया गया था हमारे धार्मिक जमीन को छेड़छाड़ करने का, उसका योजना में नहीं था। और 2023 में अनुमोदन आया, हेमंत सोरेन खुद आके यहाँ पेपर प्रभात खबरें में देखिएगा कि कनेक्टिंग फ्लाईओवर ऊपर जाएगा, लेकिन टेंडर जुडको से छीन के एलटी को दे दिया गया ताकि इलेक्शन में करोड़ों पैसा आया। तो हेमंत दादा को मैं कहना चाहता हूँ, एडवांस में हाफिज सरूल भी कहता हूँ, हम आदिवासियों के मुंह में काली पोतने के काम आप ना करें। एक बार जेल गए हैं, दोबारा कौन बचाने आएगा। ये जमशेदपुर के सुनारी थाना क्षेत्र के कुमारपाड़ा के मुस्लिम बस्ती के रहने वाले मोहम्मद सरफराज उर्फ राजा की काम के दौरान 4 तल्ला बिल्डिंग से गिरने के कारण मौत हो गई। सरफराज वैसे वेल्डिंग मिस्त्री का कार्य करता था और वह ठेका मजदूर था। रविवार को उलेडी ओपी अंतर्गत संको साइंस के रोड नंबर 4 के आस्था अपार्टमेंट के 4थे तल्ले में कार्य कर रहा था। इसी दौरान उसका पैर फिसल गया, जिससे वह ऊपर से नीचे जमीन पर आ गिरा। दुर्घटना में उसके सिर और पैर में गंभीर चोटें आई हैं। आनंद फानंद में स्थानीय लोगों द्वारा उसे एमजीएम अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। सरफराज ठेकेदार आबिद के साथ करीब 6 महीना से काम कर रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस वहां पहुंची और परिजन से पूछताछ कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पूरा नाम क्या है? मोहम्मद सरफराज उर्फ राजा। कहाँ रहते हैं? सुनारी कहाँ पे? सुनारी कुम्हारपाड़ा मुस्लिम बस्ती। ये क्या चीज़ काम करते हैं? होल्डिंग। आज कहाँ काम कर रहे थे? आज वो आस्था जो है ना आपका, ये गंगा मेमोरियल के सामने में डिनर फ्लैट हाँ 1 नंबर में, हाँ वहीं पर। कितने फ्लोर में काम कर रहे थे? ये तो हमको जानकारी नहीं है, कर रहे थे? नहीं इसके बारे में जानकारी नहीं। किनके द्वारा काम कर रहे थे? ये आबिद बोल के क्या ठेकेदार है वो? ठेकेदार बिल्डिंग काम लेता है। हाँ, वो मार्बल वगैरह सब का काम होता है। तो क्या वहाँ से घटना कब की है ये? घटना कितने बजे की है? ये तो सुबह की 9:30 बजे। 9:30 बजे। 9:10 बजे। कितना उम्र हो गया इनका? 40। कितने बच्चे इनके? एक बच्चे। आप कौन लगे इनके? हम उनके भाई हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम MD कौसर। वहीं पोटका के संक्रदा पंचायत के बागमारा में अखिल भारतीय बैरागी वैष्णव समिति की केंद्रीय समिति के पुनर्गठन को लेकर विभिन्न राज्यों से प्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस दौरान सर्वसमिति से चितरंजन दास को फिर से 3 साल के लिए केंद्रीय अध्यक्ष चुना गया। चितरंजन दास को दूसरी बार सर्वसमिति से
केंद्रीय अध्यक्ष चुना गया। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि कमेटी का पूर्ण गठन का मुख्य उद्देश्य समाज में जो गरीब निचले स्तर के जो लोग हैं उनका उत्थान करना है, साथ ही साथ समाज में शिक्षा को बढ़ावा देना है। समाज शिक्षित होगा तभी जाकर समाज मुख्य धारा से जुड़कर अपना सर्वांगीण विकास कर पाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरा लक्ष्य है समाज के ऐसे वृद्ध जो तीर्थ यात्रा नहीं कर पा रहे, वैसे वृद्धों को 3 बस के सहारे 208 यात्रियों को उड़ीसा के पुरी धाम का यात्रा कराया जाएगा। साथ साथ 108 कन्याओं का विवाह करने का लक्ष्य समिति द्वारा पहले भी लिया गया था, जिसमें कई कन्याओं का विवाह कराया गया और इस बार सामूहिक विवाह का भी लक्ष्य रखा गया है। वहीं उन्होंने कहा कि हमारे समाज के लोग भिक्षाटन करते हैं, मगर उनको इस प्रथा से हटाकर उन्हें रोजगार की दिशा में जोड़ने का काम करेंगे तथा समाज के मेधावी छात्रों को सहयोग कर आगे पढ़ने में मदद किया जाएगा। इस सर्व समिति से कमेटी का गठन किया गया, जिसमें रविंद्रनाथ दास को कार्यकारी अध्यक्ष, नेपाल चंद्र दास संयोजक, केंद्रीय महासचिव फकीर चंद्र दास, सह सचिव नंदलाल दास, केंद्रीय कोषाध्यक्ष आशीष कुमार दास, सह कोषाध्यक्ष शंकर दास, अमर कुमार दास, विष्णु दास, आनंद दास आदि को बनाया गया। हम लोग एक प्रोग्राम किए थे 22 दिसंबर को, जिसमें मतलब कमेटी का हम लोग को भंग करना पड़ा था कुछ कारण में, तो वही कमेटी का अभी पुनर्गठन हम लोग कर रहे हैं। मतलब इससे पहले भी एक डेट दिए थे, उस डेट में नहीं हो सका था, और जैसा साइक्लोन वगैरह के चलते नहीं आ पाए थे आदमी, तो उसको हम लोग डेट चेंज करके आज का डेट दिए 30 मार्च 2025। आज पुनर्गठन में अध्यक्ष के हिसाब से हमको फिर से मतलब चुना गया। उसमें हम लोग महासचिव को चेंज किए। महासचिव में अभी फकीर चंद्र दास आए। अभी हम लोग का महासचिव के पहले और एक छोटा सा बोलना हम चाहेंगे, कार्यकारिणी अध्यक्ष रविंद्रनाथ दास बड़ागुड़ा, जिनको हम लोग पहले से ही हम लोग का गुरुदेव थे, हम लोग का मतलब क्या बोलेगा मार्गदर्शन वही देते थे। ये नेपाल चंद्र दास इनको मुख्य संयोजक किया गया है, जो मतलब यही लोग मतलब पूरा समाज के लिए, क्योंकि हम लोग तो है थोड़ा सा क्या बोले बिजनेसमैन, सब में समझ नहीं पाते हैं, तो ये लोग का ही मार्गदर्शन से हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत बचा है, बहुत करने के लिए अभी चाहिए, बहुत करना चाहिए हम लोग को, मगर 2-3 पॉइंट में हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। एक है कि जो बच्चा एजुकेशन में इंटरेस्टेड है उन लोग को हेल्प करना। जो लोग गाँव में अभी भी मतलब है, जो लोग स्कूल नहीं जा पाते हैं, उन लोग को आगे बढ़ाने के लिए स्कूल भेजने के लिए उपाय करना पूरा तो हम लोग का धर्म है, मगर उसके साथ साथ कर्म भी हम लोग धीरे धीरे करने के लिए उन लोग को मजबूर करेंगे कि आप लोग आइए। यही है। फिर अब एक था मेरा प्रोग्राम में कि 108 लड़की का शादी हर एक साल कराने का, गरीब लड़की का, जिसमें हम लोग पूरा तो सफल नहीं हुए हैं, मगर इतना हुए हैं कि एक हर एक गाँव में मतलब 2-4 करके लड़की लोग को हम लोग हेल्प करते हैं। 100% नहीं दे पाते हैं, मगर कुछ करते हैं। और सांस्कृतिक और सामाजिक उन्नति के लिए प्रयासरत रहेंगे। हमारा अखिल भारतीय वैष्णव समाज जो संस्था है, समिति है, अनवरत प्रयास करेंगे। उस समिति का पुनर्गठित किया गया जोश खरोश के साथ और 3 साल के लिए, और हम गांव-गांव जाएंगे, वैष्णव लोग के जो समस्या को जानकारी लेंगे, समाधान का प्रयास करेंगे और अपना धर्म बचाव के लिए हर तरह का प्रयास हम जारी रखेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। आज जो पुनर्गठन हुआ उसमें केंद्रीय समिति का अध्यक्ष बनाया गया श्री चित्तरंजन दास महाशय को, और जनरल सेक्रेटरी बनाया गया श्री फकीर दास महाशय को, और कोषाध्यक्ष बनाया गया श्री आशीष दास महाशय को। 25 एग्जीक्यूटिव मेंबर थे, टोटल करीब 300 मेंबर्स थे। उसमें छत्तीसगढ़ और आसाम और रांची नहीं आ पाए, वो लोग अगले वार्षिक सम्मेलन में आएंगे। 3 साल में क्या लोगों के साथ संपर्क करेंगे और शैक्षणिक, धार्मिक ये सब के लिए जागरूक करेंगे। इधर मुख्तार अंसारी गैंग का कुख्यात अनुज कनौजिया आखिरकार पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गया। उत्तर प्रदेश एसटीएफ और झारखंड पुलिस की संयुक्त टीम ने उसे जमशेदपुर में घेर लिया, जिसके बाद दोनों ओर से भारी गोलीबारी हुई और मुठभेड़ में अनुज कनौजिया को पुलिस ने मार गिराया।
अनुज कनौजिया 2.5 लाख रुपए का इनामी बदमाश था और पुलिस को कई संगीन मामलों में उसकी तलाश थी। पुलिस के अनुसार वो मुख्तार अंसारी गैंग के लिए शूटर्स की भर्ती और हत्याओं की साजिश रचने का काम करता था। पुलिस ने मौके से हथियार और अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किया है। पूर्वी सिंहभूम जिले के गोविंदपुर थाना अंतर्गत अमलताज सिटी में एक यूपी के इनामी अपराध कर्मी के छुपे होने की सूचना थी, जिसे लेकर यूपी एसटीएफ की एक टीम और झारखंड पुलिस की एटीएस टीम के द्वारा गिरफ्तारी हेतु छापामारी की जा रही थी। छापामारी के दौरान अपराध कर्मी के द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसके जवाब में आत्मरक्षार्थ एसटीएफ की टीम और एटीएस की टीम के द्वारा भी जवाबी कार्रवाई की गई और उस जवाबी कार्रवाई में उसे भी गोली लगी और उसके बाद जब उसका चिकित्सक के द्वारा परीक्षण कराया गया तो उसकी उस दौरान मृत्यु हो गई है। जो एसटीएफ के एक डीवाईएसपी हैं जो कि इस टीम का हिस्सा थे, उनको भी गोली लगी है और बाह में गोली लगी है उन्हें और वो टीएमएच में इलाजरत है। अभी बाकी मामले की तफ्तीश अभी जारी है। और सरायकेला जिले के गमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत यशपुर फाटक के पास रेलवे के थर्ड लाइन के बीच महिला की तेज धार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई। पुलिस ने निर्वात सुबह शव को फाटक से बरामद किया। हत्यारों ने महिला की गर्दन, दोनों हाथ और नाजुक अंगों को भी धारदार हथियार से काट दिया है। रविवार की सुबह सूचना मिलने के बाद गमरिया पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और मामले की छानबीन कर रही है। मृत महिला की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। इधर वारदात स्थल पर गमरिया पुलिस ने पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की पड़ताल कर रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि महिला की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई है और शव को छुपाने के उद्देश्य से ट्रेन की पटरी के बीचों बीच छोड़ दिया गया है ताकि पूरा मामला एक दुर्घटना प्रतीत हो। पुलिस सभी बिंदुओं पर छानबीन कर रही है। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद गमरिया थाना पुलिस मौके पर जांच कर रही है। पुलिस द्वारा बताया गया है कि शव को देखने से प्रतीत हो रहा है कि महिला की हत्या तेज धार हथियार से की गई है। जब तक शव की पहचान और पोस्टमार्टम नहीं हो जाता तब तक घटना के संबंध में स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा सकती है। और महिला का है, लग रहा है ऐसा। कैसा, मतलब प्रथम दृष्टया कैसा लग रहा है, हत्या या आत्महत्या? बिना जांच के हम लोग कैसे कह सकते हैं कि हत्या है या अभी ये सब बोला मुझे तो जांच का विषय है। डेड बॉडी किस अवस्था में है? वो तो देख रहे हैं कि सिर तो है ही नहीं और गर्दन से के नीचे से भी वो सिर्फ बॉडी है, नीचे से ये कंधे से नीचे का बॉडी है, बाकी ऐसे है। ये जांच का विषय है। जांच महिला का लग रहा है, महिला का, और उसके बॉडी पर किसी प्रकार का वस्त्र भी नहीं है। जांच वो तो जांच का विषय है ना, बिना जांच का कहना ठीक। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने गमरिया के टायो गेट स्थित जाहिर थान में जनसभा को संबोधित करते हुए आदिवासी समाज धर्मांतरण और आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि संथाल परगना से शुरू हुआ आंदोलन अब झारखंड, बंगाल, उड़ीसा और बिहार में भी फैलाया जाएगा ताकि धर्मांतरण की रोकथाम की जा सके और आदिवासी समाज को सुरक्षित रखा जा सके। चंपई सोरेन ने साफ कहा कि जो लोग धर्मांतरण कर चुके हैं उन्हें किसी भी तरह से आदिवासी आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि आप किसी अन्य धर्म में चले गए हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद आपको आदिवासियों के लिए आरक्षित सुविधाओं का लाभ नहीं लेना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि यदि कोई आदिवासी लड़की किसी अन्य समाज में शादी कर लेती है तो उसे भी आरक्षण का दावा नहीं करना चाहिए। ये मुद्दा आदिवासी समाज के भीतर जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न राज्यों में कार्यक्रमों के माध्यम से उठाया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि उनका आंदोलन सिर्फ धर्मांतरण के खिलाफ नहीं बल्कि आदिवासी संस्कृति, भाषा और परंपराओं को बचाने के लिए भी है। उन्होंने कहा कि झारखंड अलग राज्य बनने के 24 साल बाद भी आदिवासियों के अधिकारों पर हमला हो रहा है, जिसे रोकने के लिए वे पूरे देश में अभियान चलाएंगे। चंपई सोरेन ने झारखंड
की मौजूदा सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल हो चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड में जंगल राज फैल चुका है। हत्याएं, चोरी, डकैती, छिनतई और बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। यहां तक कि विद्यार्थियों को सही भोजन तक नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण पश्चिमी सिंहभूम के जगन्नाथपुर में एक छात्र की मौत हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि आदिवासियों के पारंपरिक नेता माझी परगना, मानकी मुंडा, पहाड़ राजा और पाहन के साथ बैठकें कर एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आदिवासियों के अधिकारों और उनकी पहचान को बचाने के लिए अब निर्णायक लड़ाई लड़ी जाएगी। चंपई सोरेन के इस बयान के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो सकती है। आदिवासी समाज के हत्यारों और धर्मांतरण जैसे मुद्दों को लेकर उनका ये अभियान आने वाले दिनों में और व्यापक रूप ले सकता है। कार्तिक उराव आदिवासी को जगाने के बाद आदिवासी को रूढ़िवादी प्रथा को बचाना है, आदिवासी का परंपरा को बचाना है, आदिवासी का भाषा को विकास करना। ये झारखंड अलग राज्य होने के बाद 24 साल के बाद इस बात को हमने उठाने का काम किया। और आप लोग जो पूछ रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर तो फेल है। लॉ एंड ऑर्डर कोई चीज है, जंगल राज घुस चुका है झारखंड प्रदेश। हत्या, चोरी, डकैती, छिनताई, बलात्कार, और जो विद्यार्थी को सही भजन हम लोग नहीं दे पाए। तो जगन्नाथपुर में एक विद्यार्थी की मृत्यु हो गई। ये सरकार की सारा सिस्टम, हर विभाग का सिस्टम फेल हो चुका, बहुत वेग में है। झारखंड मैथिली मंच रांची के तत्वाधान में आयोजित 3 दिवसीय विद्यापति स्मृति पर्व रजत जयंती समारोह के दूसरे दिन राजधानी रांची के हरमू मैदान में संध्या 7 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। मिथिला परंपरा के अनुसार सर्वप्रथम भगवती वंदना, तद उपरांत राष्ट्रगान हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित ग्रामीण विकास मंत्री के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया। वहीं कार्यक्रम के दौरान रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2082 की पूर्व संध्या पर राजधानी रांची के विभिन्न धार्मिक सामाजिक संगठन के लोगों के द्वारा रांची शहर के हृदय स्थली अल्बर्ट टिकट चौक के पास एकत्रित होकर काफी हर्ष और उल्लास के वातावरण में दीप प्रज्वलित कर नववर्ष आगमन की खुशियां मनाई गई। साथ ही आसपास के लोगों के बीच मिठाइयां बांटी गई और वंदे मातरम, जय श्री राम के नारों को गुंजयमान किया गया। साथ ही नववर्ष के आगमन को लेकर आतिशबाजियां भी की गई। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री। चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 की समाप्ति के पहले शनिवार को रांची जिला कोषांग में देर रात तक कर्मचारियों के द्वारा कार्य किया गया। ये कार्य मुख्य रूप से मार्च क्लोजिंग के तहत रहा। राज्य सरकार का कोषांग 29 मार्च को बंद हो गया। अब चालू वित्तीय वर्ष में विभाग कोषांग से राशि की निकासी नहीं कर सकेंगे, लेकिन विभागों द्वारा राशि सरेंडर करने की प्रक्रिया 31 मार्च तक जारी रहेगी। विभागों द्वारा ऑनलाइन माध्यम से राशि सरेंडर करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। वहीं पोटका में श्री श्री अखंड हरिनाम संकीर्तन समिति हल्दी पोखर द्वारा 3 दिवसीय हरिनाम संकीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो उपस्थित हुए।
इस दौरान कमेटी द्वारा उन्हें राधे कृष्ण के अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान जिला परिषद सूरज मंडल, दुलाल मुखर्जी, विष्णु कुंभकार, राजू कुंडू, संजय कुंडू आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि वैशाख का महीना पवित्र महीना के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस समय पूरे पोटका क्षेत्र ही नहीं पूरे झारखंड में गांव-गांव में हरिनाम संकीर्तन का आयोजन होता है। वहीं उन्होंने कहा कि चैतन्य महाप्रभु जब उड़ीसा जा रहे थे तो इस समय 15 दिन झारखंड में वास किए थे और उन्हीं के प्रभाव से आज सुख, शांति, समृद्धि की कामना को लेकर गांव-गांव में सभी लोग हरिनाम संकीर्तन में लीन हैं और धर्म की राह में चलकर मुक्ति एवं मोक्ष की कामना कर रहे हैं। मार्च महीना से होली के टाइम से भी शुरू हो जाता है। महाप्रभु चैतन्य देव लगभग हजारों साल पूर्व जो है गया से नदिया पुरी से नदिया गया। इस समय झारखंड में लगभग 15 दिन रुके थे, उसमें सोनारी जो दमुहानी है वहाँ भी निवास रहा। इसलिए हरि का नाम जो है इस शुभ के समय में वैशाख महीना बहुत पवित्र महीना माना जाता है। इसमें लोगों पूर्व पुरुषों का कहना, जो हमारे पूर्वजों का कहना है कि इनके नाम मात्रों में गांव में उस समय बहुत किस्म का रोग बीमार होता था, नहीं होता। और पूरी अब देखे होंगे घर में गांव में किसी तरह निरामिष नहीं होता, पूरा आमिष रहता है। लहसुन प्याज भी नहीं चलता, इतना पवित्र पर्व माना जाता है। सिर्फ प्रभु का ही नाम लिया था अनवर। ये जो 3 दिन पहले शुरू किया था, कल इसका सवेरे अंत होगा, तो ये लगातार चलते रहता है, अनवर चलता रहता है। और ये सुख, शांति, समृद्धि, उन्नति के लिए भगवान का कीर्तन के माध्यम से पूजा पाठ किया जाता है। और पोटका के हाता में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन द्वारा एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया गया। इस दौरान विधायक चंपई सोरेन ने कहा कि आज से मैं धर्म परिवर्तन एवं आदिवासी सरना धर्म को बचाने के लिए सबसे बड़ा जन आंदोलन तैयार करने जा रहा हूं। इसको लेकर आज उड़ीसा से मैं शुरुआत करूंगा। इसको लेकर सैकड़ों लोगों के साथ उड़ीसा के लिए रवाना हुए। उन्होंने कहा कि उड़ीसा, बंगाल, बिहार, झारखंड जहां भी आदिवासी समुदाय के लोग हैं वहां तक मैं पहुंचकर उन्हें धर्म परिवर्तन के खिलाफ जागरूक करूंगा। साथ ही साथ अपने आदिवासी सरना धर्म को बचाए रखने के लिए एक बहुत बड़ा जन आंदोलन तैयार करूंगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि इससे पहले भी सांसद कार्तिक उरांव द्वारा 1967 में इंदिरा गांधी की सरकार में धर्म परिवर्तन को लेकर बिल लाया गया था। इसमें 322 लोकसभा सांसद एवं 26 राज्यसभा सांसदों की सहमति बनी थी, मगर ये बिल उस वक्त पास नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि अब धर्म परिवर्तन एवं आदिवासी सरना धर्म को बचाए रखने के लिए एक उलगुलान की जरूरत है। बिहार, पूरा झारखंड, हर जगह में जो आदिवासी सरना उस बीच में इस बात को समाज में राग करके हमने सबसे बड़ा जन आंदोलन को तैयार करेंगे। चलिए। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय रांची द्वारा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में रांची के मोराबादी मैदान के बापू वाटिका से जन जागरूकता के लिए पैदल मार्च का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के क्षेत्रीय कार्यालय रांची के उप महानिदेशक डॉक्टर विनीत कुमार ने बताया कि एनएसएस की 75वीं वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं। इसके लिए कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसके तहत हम लोग 75 पौधारोपण करेंगे और दीवारों पर चित्रण किया जाएगा। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज में एनएसएस के कार्यों के बारे में प्रचार प्रसार करेंगे तथा समाज के बीच भी जाएंगे और एनएसएस के बारे में विस्तार से लोगों को जानकारी देंगे। और रांची के लालपुर पुलिस ने मोबाइल स्नैचिंग और चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 11 चोरों को गिरफ्तार किया है। अपराधियों के पास से चोरी के 100 मोबाइल, 11 लैपटॉप, 3 कैमरा, नगद 1,75,000 रुपए के साथ कई देशों की करेंसी भी इनके पास से बरामद की गई है।
इस अंतर्राज्यीय गिरोह का मास्टरमाइंड धीरज जलान है, जिस पर 39 आपराधिक मामले दर्ज हैं। बता दें कि ये गिरोह न सिर्फ मोबाइल बल्कि अन्य गैजेट के साथ महंगे 2 पहिया वाहन की भी चोरी किया करता था। इस गिरोह का भांडाफोड़ रांची के लालपुर पुलिस के द्वारा किया गया है। इनके पास से हर तरह के मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जिसमें कीपैड मोबाइल के साथ स्मार्टफोन्स और टैब तक शामिल है। एंड्रॉइड फोन और टैब को ये अपराधी विदेशों में खपा दिया करते थे। इसके साथ ही गिरोह के पास से लैपटॉप और 5 बुलेट के साथ अन्य 3 2 पहिया वाहन भी बरामद हुए हैं, जिन्हें इनके द्वारा चुराया गया है। दरअसल कार में रखे टैब और लैपटॉप की चोरी इस गिरोह के द्वारा की जाती थी। मामले की जानकारी देते हुए रांची एसएसपी ने बताया कि इस गिरोह का मास्टरमाइंड धीरज जलान काफी शातिर है और एक गैंग में नए लड़कों को रखता था। इसके बाद बाकायदा उन्हें झांसे में लेकर चोरी जैसी वारदात को अंजाम दिलवाता था। वहीं उन्होंने बताया कि इस गिरोह के अन्य सदस्यों की भी तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही है। साथ ही गिरोह के द्वारा चोरी किए गए सामान के खरीदारों की भी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। ये चोरी के बहुत बड़े अंतर्राज्यीय गिरोह का उद्भेदन हुआ है और रांची पुलिस ने इसमें बड़ा ही ज़बरदस्त काम करते हुए और मेनली जो है लालपुर थाने की पुलिस ने, मोराबादी पुलिस के प्रभारी इन सब मिलकर इस पूरे गैंग का भंडाफोड़ किया। कुल 11 गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिसका सरगना धीरज जलान है। और जो चोरी के सामान बरामद हुए हैं वो आप देखेंगे लगभग 4 बुलेट मोटरसाइकिल है, एक पल्सर मोटरसाइकिल है और एक स्कूटी है। इसके अतिरिक्त 100 से ज़्यादा मोबाइल, कैमरा, 11-12 लैपटॉप और इसके अतिरिक्त विदेशी मुद्रा और इंडियन करेंसी बहुत सारी चीज़ बरामद मिली है। हमें लगता है कि ये बहुत बड़ा नहीं जो है ये मेरी बरामदगी बहुत ज़्यादा संख्या में हुई है और इसमें रांची पुलिस ने काफ़ी मेहनत किया है। जो धीरज जलान है ये पहले से भी अपराधी है और कुल 39 कांड का आरोप पत्रित है और ये अपने गैंग में नए नए मेंबर को जोड़ करके और झारखंड में, बंगाल में अन्य जगहों पर चोरी करता है। बाइक चोरी या अगर किसी कार में किसी का लैपटॉप रखा हुआ है तो उस कार से उसको निकालना, इन सब में इसकी एक्सपर्टाइज है और हम लोग जो है इस पूरे गैंग को जो है, एक बार याद होगा कि 2023 में 35 लाख की लूट हुई थी मेन रोड में, जिसका रिपोर्टिंग इनिशियली केवल 3 लाख का हुआ था, प्लस 35 लाख की लूट थी, उसमें 22 लाख बरामद भी किया गया था, उसमें भी ये आदमी इन्वॉल्व था धीरज जलान। तो पूरे गैंग का भंडाफोड़ हुआ है और हम लोग इसके आगे भी फॉलो कर सकते हैं। सरायकेला खरसावां जिले के खरसावां थाना क्षेत्र अंतर्गत आमदा ओपी क्षेत्र में रेलवे साइट पर लेवी मांगने और मजदूरों के साथ मारपीट करने के आरोप में 5 कुख्यात अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से हथियार और अन्य आपत्तिजनक सामग्रियां बरामद की हैं। जिले के एसपी मुकेश कुमार लोनायत ने बताया कि 24 मार्च की रात 6 से 7 अज्ञात अपराधियों ने रेलवे साइट पर सो रहे मजदूरों के साथ मारपीट की और पिस्टल दिखाकर ठेकेदार से रंगदारी की मांग की। आरोपियों ने पश्चिमी सब जोनल कमेटी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से लेटर हेड पर 10% रंगदारी लेवी की मांग की और कंपनी के मुंशी को लगातार फोन पर धमकाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए 25 मार्च को खरसावां थाना में कांड संख्या 30/2025 दर्ज किया गया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सरायकेला के नेतृत्व में एसआईटी टीम गठित की गई। एसआईटी टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस, धमकी देने में प्रयुक्त मोबाइल फोन, पश्चिमी सब जोनल कमेटी के नाम से जारी लेटर हेड पर्चा, एक मोटरसाइकिल और धमकी देने के लिए प्रयुक्त सिम कार्ड जब्त किए गए हैं। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान अभिनाश हांसदा उर्फ जितेन हांसदा, धर्मेंद्र लागुरी उर्फ कलुआ डॉन उर्फ शत्रु उर्फ डीके भैया उर्फ तमरिया, सुभाष दोराई उर्फ समाधान, अभिनाश कुमार सिंह देव उर्फ अंशु सिंह देव तथा राजकुमार जोंको के रूप में की गई है। गिरफ्तार अपराधियों पर पहले से कई संगीन मामले दर्ज हैं। इनमें हत्या, रंगदारी, मारपीट, आर्म्स एक्ट, CLA एक्ट और अन्य गंभीर अपराध शामिल हैं। गठित टीम के द्वारा मानवीय आसूचना तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर इस घटना को कारित करने वाले 5 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से एक देसी कट्टा और एक गोली, धमकी देने के लिए प्रयुक्त मोबाइल फ़ोन, धमकी देने के लिए प्रयुक्त पश्चिमी सब जोनल कमेटी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के नाम का लेटर हेड पर्चा, 6 मोबाइल फ़ोन, एक बाइक और धमकी देने के लिए जो सिम प्रयुक्त की गई थी, जो कि इनके द्वारा दांतों से चबा दी गई है, उसको बरामद किया गया है। पूछताछ के क्रम में
इन अपराध कर्मियों से पूछताछ के क्रम में ज्ञात हुआ है कि ये लोग पूर्व में भी नक्सली संगठन के नाम पे बराबर रंगदारी की मांग अलग अलग जगह पे करते थे और उसी क्रम में इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। जो गिरफ्तार अपराध कर्मी है उस कुल 5 अपराध कर्मियों में 2 चाईबासा जिला के टोकलो थाना के रहने वाले हैं, 2 कराईकेला थाने के रहने वाले हैं, 1 चक्रधरपुर थाने का रहने वाला है। इसमें सभी का आपराधिक इतिहास है। इसका जो गिरोह है उसका मुख्य जो सरगना है वो अविनाश हांसदा उर्फ जितेंद्र हांसदा है, जिस पे चाईबासा जिला अंतर्गत अलग अलग थानों में कुल 11 कांड दर्ज हैं। ये कांड हत्या, रंगदारी, डकैती, आर्म्स एक्ट, CLA एक्ट में है। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।